एक बार पुनः आपका नए वीडियो में दस्तक कोचिंग वाराणसी की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आप जैसा कि जान रहे हैं कि लगातार हम आपके लिए जो है वीडियो बना रहे हैं, उसी क्रम में देखिए ये उत्तर प्रदेश की दृष्टि से ये अब तक का सबसे बेस्ट वीडियो होगा मेरे ख्याल से। और आशा करता हूं कि आपको भी ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी समाहित की गई हैं जो कि आप इसको नकार नहीं सकते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब तक का सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको आता है अच्छी बात है, लेकिन आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप अब तक जितना भी रिवीजन किए होंगे उसमें कुछ ना कुछ नई चीज जरूर सीखिएगा। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। आप खुद देखेंगे कि इसमें सारा डाटा जो है फैक्चुअल है, कोई भी कंटेंट इधर से उधर नहीं है। सारा कुछ एग्जाम में प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं उसके आधार पर ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो देखिए, पहली चीज उत्तर प्रदेश की बात है। अब हम उत्तर प्रदेश का मैप आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, ये दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हमारे मस्तिष्क में होनी चाहिए वो है कि उत्तर प्रदेश का विस्तार जो है कितने अक्षांशीय और देशांतरी रेखाओं के मध्य है। इसके लिए हम करेंगे क्या, पहली चीज कि आप देखेंगे कि पहले हम देख लेते हैं कि ये पश्चिम से, इसको थोड़ा सा और मोटा कर लेते हैं, ये देखिए आपका पश्चिम है, ये देखिए आपका क्या है, ये पूरा पश्चिम वाला एरिया है, और ये है पूरब। तो कहने का मतलब पूरब से लेकर के जो पश्चिम तक का विस्तार है ये कितने किलोमीटर में है, ठीक है। इसको और थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, ये यहां से लेकर के ये यहां तक पूरा, इसको आप बताएंगे कि सर ये है 650 किलोमीटर। पहला फैक्ट, पूरब से पश्चिम कितना है गैप, 650 किलोमीटर का है। अब ऊपर से नीचे अर्थात उत्तर से लेकर के दक्षिण तक अगर आपसे कोई पूछे कितने विस्तार है तो क्या बताएंगे, लिख क्यों नहीं रहा है भाई, चलिए यहां पे लिख देते हैं, ये है आपका 240 किलोमीटर। कहने का मतलब कि दो चीजें हमारे सामने स्पष्ट हो गई, ठीक है। एक सेकंड बस रुकिएगा, इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। अब देखिए, दो चीजें स्पष्ट हो गई कि जब भी आपका पूरब से पश्चिम विस्तार पूछे तो बताएंगे 650 किलोमीटर, पहली जानकारी। और उत्तर से दक्षिण पूछे तो 240 किलोमीटर, पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें आपसे ये एग्जाम में पूछता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो सबसे पूर्वी जिला है, आप यहां पे देख पा रहे होंगे, बलिया है। कौन सा है, बलिया, और ये बिहार से सटा हुआ है, बिहार को टच करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है तो ये नीचे आप देख रहे होंगे सोनभद्र है, ठीक। अब जब ऊपर नीचे हमने देख लिया तो ये बाएं तरफ देख लेते हैं, पश्चिम की तरफ कौन सा हमारा जिला है। तो पश्चिम की तरफ देखेंगे तो हमारा जो पश्चिमी जिला है वह आपका क्या हो जाएगा, शामली। देखिए यहां पे है, ये शामली है, क्या है, शामली, ये देख पा रहे होंगे, ये शामली। और उत्तर की तरफ आपसे पूछे कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है तो बताएंगे सहारनपुर, क्या है, सहारनपुर, ठीक। अब देखिए बिजनौर बगल में है, मैं बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो बिजनौर से ही प्रवेश करती है, सबसे पहला जिला, और लास्ट में बलिया से निकलती है। तो हालांकि ये अभी गंगा वाला चैप्टर रिवर वाला नहीं है सिस्टम, तो अब ये आप इसमें जान गए कि पूर्वी जिला बिहार, पश्चिमी हो गया आपका शामली जो कि हरियाणा को टच करता है, सहारनपुर जो हिमाचल प्रदेश को टच करता है उत्तरी जिला, और दक्षिण में आपका हो गया सोनभद्र। इतना चीज आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब आगे चीजें और क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए। अब यहां पे अगर हम अक्षांशी विस्तार की बात करें, अक्षांशी का मतलब होता है कि ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला, बेड़े बेड़े वाला हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसका विस्तार कितना है तो कहेंगे कि सर जो अक्षांशीय विस्तार है वह हमारा है 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट, ठीक, 24 मिनट हो जाएगा। ये पहला पॉइंट, उत्तरी अक्षांश से लेके, देखिए अक्षांश है। अब देशांतर की बात करेंगे, जब हम देशांतर की बात करेंगे तो देशांतरी विस्तार आप देखेंगे कि 77 डिग्री से 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 38 मिनट है। ये देखिए, ये फैक्ट क्लियर हो गया। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो है ये चैनल रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं, ठीक। चलिए, अब आगे क्या फैक्ट है, हमने ये देख लिया कि इसमें जिला जो चारों तरफ के एरिया में वो कौन कौन से हैं, विस्तार कितना है पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, और इनका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है। अब हमने उत्तर प्रदेश का पूरा लोकेशन जान लिया इस हिसाब से। अब बात आती है आगे, आगे क्या बात आती है कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे पहली बात कि इसमें कुल 75 जिले हैं। ये आप पूरा देख रहे हैं, जो ये 75 क्या है टोटल आपका जिला है, 75 जिले हैं। अब और क्या फैक्चुअल है,
अब आगे देखेंगे, इसको अगर हम मिटा दें, ठीक है, चलिए इसमें जब आप आगे देखेंगे तो इसमें आपको जानकारी ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इसमें अगर आपसे मंडल या संभाग की जो है संख्या पूछी जाए तो मंडल बताएंगे 18। कितने हैं? 18 मंडल। आगे है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में पहले समझ लीजिए 18 कितने हैं मंडल। पशु आपसे अगर पूछे तो पशु क्या बताएंगे? 12 सिंहा बताएंगे। क्या बताएंगे? 12 सिंहा है। और अगर आपसे पक्षी पूछे तो सारस, ठीक नहीं, लेकिन पहले हम आपको उसी पे ले चलते हैं, चलिए, ताकि चीजें आपके मस्तिष्क के पटल पे अच्छे से जो है वो हो जाए। देखिए जो मैं आपसे बार बार कह रहा था, यहां पे देख रहे हैं ये विस्तार हो गया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक, तो इधर कर देते हैं। और ये है आपका भारत का, ये देखिए ये भारत का है पूरा। भाई दोनों साथ साथ में जानते रहिए ना, क्योंकि यूपी तो स्पेशल पूछेगा ही, इंडिया का भी पूछेगा। तो ये देखिए इंडिया का है विस्तार, आप देख रहे हैं ये पूरा, है कि नहीं? तो यहां पे आप देखेंगे कि अगर एरिया पूछे भारत का तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन वहीं पे उत्तर प्रदेश का पूछे तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। जिला मैंने आपको बता ही दिया कि कौन उत्तरी है, कौन पूर्वी है, कौन पश्चिमी है, कौन क्या है, और उसका लोकेशन आपको पता ही है। अब क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का राजस्थान 1, मध्य प्रदेश 2 और महाराष्ट्र 3 और यूपी का 4 नंबर है, अर्थात चौथे स्थान पे है। किस स्थान पे है? चौथे स्थान पे है। तो यूपी का अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे स्थान पे है। जनसंख्या की दृष्टि से तो पहले स्थान पे, आपको मालूम ही है। अब देखिए आगे फैक्ट क्या होने वाला है। आगे ये है कि उत्तर प्रदेश के अगर हम सीमा की बात करें, बाउंड्री की बात करें, तो यह कुल जो है 9 राज्यों से सीमा साझा करता है। कितने? 9 राज्य, याद रखिएगा, जिसमें 8 आपका स्टेट है और 1 यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, कुल 9 हो गए। पहला फैक्ट। अब इसको देखिए मैप पे भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी जानते रहिए ऐसे। और क्या है आपको जानकारी लेना है, इसमें देखेंगे तो नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले लगते हैं। कौन कौन से हैं? सिद्धार्थनगर है, पीलीभीत है, महाराजगंज है, बहराइच है, बलरामपुर है, लखीमपुर खीरी है और श्रावस्ती है। ठीक, और आगे क्या है? अगर हम यूपी के अगर 4 भागों की तुलना करें, इसको हम अपनी सुविधा के लिए 4 भागों में डिवाइड करते हैं अगर 75 जिला को, तो इसमें एक पूर्वांचल आता है, एक पश्चिमी यूपी आता है, अवध प्रदेश आता है, बुंदेलखंड। पूर्वांचल में 27 जिले शामिल होते हैं। 27 से याद है कि गंगा जो है, नदी जो है, उत्तर प्रदेश में कुल 27 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। अच्छा, पश्चिमी यूपी में 26 हैं, अवध में 15 हैं, बुंदेलखंड में 7 है। सारा चीज देखिए फैक्ट है, और कहीं ना कहीं एग्जाम में देखिए इससे क्वेश्चन बनता भी है आपके और बना भी है। अब देखिए बुंदेलखंड में कौन कौन से आते हैं, तो बांदा है, महोबा है, झांसी है, चित्रकूट है, मयूरपुर है, जालौन है और ललितपुर है। इतना आई होप आप जान गए होंगे। अब आगे चलिए, अब देखिए जनगणना की बात आई है। आगे और भी फैक्ट है। जनगणना में बात करें तो इंडिया में जनगणना देखेंगे तो 1872 में मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई थी, लेकिन विधिवत 10-10 साल पे जो जनगणना स्टार्ट हुई है वो 1881 में रिपन के शासनकाल में, आपको मालूम ही होगा। और जो 2000 की जनगणना 11 वाली हुई है, यह 15वीं जनगणना थी, और स्वतंत्र भारत की आपसे पूछे तो 7वीं जनगणना। उस समय अध्यक्ष इसके थे जो है आयुक्त थे चंद्रमौली। ये आप इतना जानते रहिए। अब देखिए और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर हम यूपी में देखें, उत्तर प्रदेश में, तो कुल जो है 80 अनुसूचित जाति की संख्या जो है भारत में अगर बात की जाए तो 16.6% है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए उसकी जनसंख्या की दृष्टि से तो 20.69% है। एसटी की बात की जाए तो कुल उत्तर प्रदेश में 0.57% है, जबकि भारत में 8.6% है। और सर्वाधिक यूपी में अगर झोपड़ी वाले जिलों की बात की जाए किसमें है, तो याद रखिएगा मेरठ। क्या याद रखेंगे? मेरठ। अब देखिए और क्या फैक्चुअल चीजें आपको याद रखनी है। देखिए उत्तर प्रदेश की अगर जनसंख्या की बात की जाए तो टोटल इतनी जनसंख्या है, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 19 करोड़ 98 लाख 12,341, जिसमें अब तो हालांकि बढ़ गया है, अब तो लगभग हमें लगता है 40 करोड़ के लगभग होगा। तो 62.29% पुरुष हैं और 47.71 आपके जो है महिला। इसमें भी अगर हम भारत के क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो उत्तर प्रदेश में 7.33% है, और जनसंख्या की बात की जाए तो 16.5% जनसंख्या निवास करती है। भाई अगर भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए तो उसके क्षेत्रफल का लगभग 7.33% उत्तर प्रदेश घेरे हुए है, और जनसंख्या की बात की जाए तो भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% लगभग उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अब देखिए अगर हम जनसंख्या की ही दृष्टि की बात करें तो यूपी में प्रयागराज सबसे अधिक है, ठीक है, फिर मुरादाबाद है, और महोबा सबसे कम, फिर चित्रकूट है। और घनत्व की बात करें तो यूपी का जो जन घनत्व है 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या वो 829 है, और भारत का जबकि 382 है। तो देख सकते हैं लगभग 3 गुने का अंतर है, यूपी की जनसंख्या घनत्व ज्यादा है।
और अगर हम जिले में बात की जाए तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद है और सबसे कम ललितपुर है। अब बात आती है साक्षरता की। अगर हम लिटरेसी की बात करें, साक्षरता की बात करें, तो भारत का जो साक्षरता दर है वो 73.04 है। देखिए साथ में लेके चल रहा हूं उत्तर प्रदेश और भारत का, जबकि यूपी का 67.7% है, जिसमें यूपी में देखेंगे 77.3 पुरुष हैं परसेंटेज में और 57.2 महिला है। सर्वाधिक अगर आपसे यूपी का अगर आपसे साक्षर जिला पूछे तो गौतम बुद्ध नगर बताइएगा और सबसे कम श्रावस्ती। अब आती है सेक्स रेशियो की, लिंगानुपात की। लिंगानुपात जब आप देखेंगे तो भारत का तो 943 है, लेकिन उत्तर प्रदेश का 912। माने भारत के औसतन जो लिंगानुपात है उससे भी कम किसका है? यूपी का है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अगर आपसे जिला पूछे तो क्या बताएंगे? जौनपुर। और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर। शिशु लिंगानुपात पूछे आपका उत्तर प्रदेश का तो 902 है, इतना आप याद रखिएगा। अब अगर हम जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पे दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं, एक है आपका नगरीय और एक है ग्रामीण। नगरीय में मैक्सिमम आपसे पूछे तो गाजियाबाद बताइएगा और ग्रामीण में मैक्सिमम प्रयागराज। नगरीय में मिनिमम अगर कम से कम पूछे श्रावस्ती और ग्रामीण में गौतम बुद्ध नगर। ये देखिए फैक्चुअल डाटा ये हो गया। अब बजट की बात आ गई। यूपी बजट जो 2023-24 है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पहली बात कि जो बजट है वो 6,90,242 करोड़ 43 लाख जो है ये बजट पेश हुआ था। इसमें राजकोषीय घाटे की बात की जाए तो यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.48% है, ये राजकोषीय घाटा। तीसरा फैक्ट और क्या याद रखेंगे? देश की जीडीपी में प्रदेश का 8% से भी अधिक क्या है? योगदान है। और यह पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले डाटा की तुलना में लगभग 16.8% की इसमें बढ़ोतरी हुई। आगे क्या है? आगे है कि अगर बेरोजगारी दर की बात करें तो 14.4% से घट करके उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर 4.2% हो गई है, लेकिन जमीनी हकीकत पे हालांकि देखने को नहीं मिलता है। आगे अगर हम डाटा की बात करें तो यूपी के 240.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में 188.40 जो है हेक्टेयर कृषि भूमि जो है क्या है? कृषि करने योग्य भूमि है। ये लाख में डाटा है, देखिए 240.93 तो है, लगभग 241 लाख हेक्टेयर जमीन है पूरा क्षेत्रफल। अब इसमें जो है 188 या 0.40 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या है? कृषि होती है, और जिसमें जो है कृषि योग्य भूमि है, इतने कृषि योग्य भूमि है जिसपे 165.42 लाख हेक्टेयर पर कृषि कार्य क्या होता है? संपादित होता है। ये पूरा है जिसमें इतना कृषि योग्य भूमि है, और कृषि योग्य भूमि में भी इतने पर ही बस खेती होता है। यूपी में अगर हम बात करें तो 9 जो है एयरपोर्ट है, जिसमें से 3 इंटरनेशनल है, इसको बढ़ा के 5 कर दिया गया है। अब डाटा जो भी हो। बिजली दर की बात करें तो बिजली का सप्लाई इसमें यह कहा गया है कि जिला मुख्यालय जो है उनको 24 घंटे बिजली दी जाए, तहसील वालों को 20 से 22 घंटे, और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे 18 से 20 घंटा दिया जाए। ये रोस्टर है बिजली का, ये शेड्यूल है। आगे देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम देखें तो बिजली कनेक्शन के मामले में देखा जाए तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे हम सौभाग्य कहते हैं, इसके तहत गरीब परिवार को निःशुल्क जो है 50 रुपए की 10 मासिक किस्त में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराएगा सरकार, ये कहा गया है। आगे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इसमें। इंपॉर्टेंट तो हर है, देखिए इसमें कोई ऐसा मैं नहीं फैक्ट लिया हूं जो कि इंपॉर्टेंट ना हो। देखिए महाकुंभ मेला आपको मालूम है कि 2025 में लगेगा, ठीक? तो 22-23 का जो बजट है उसमें कुंभ के लिए जो है 621.55 करोड़ रुपया बजट में आवंटित किया गया है, लेकिन इसको आगे बढ़ाकर जो आगामी बजट होगा उसमें जो है 2500 जो है करोड़ जो है करने का जो है क्या है, एक जो है नियम बनाया गया है, एक जो है उम्मीद है कि इतना जो है बजट उसके लिए आवंटित किया जाएगा। अब देखिए वन क्षेत्र की बात आ गई है। वन आवरण में अगर देखा जाए तो यूपी के कुल क्षेत्रफल का 9.223% जो है क्या है? वन आवरण है, वन से घिरा है उसके क्षेत्रफल का, जिसे बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा गया है। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 9.223 करंट में है, इसे बढ़ा करके लगभग 1.5 गुना करने का जो है लक्ष्य रखा गया है, अर्थात 15%। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाई जाती है, ये भी आप जानते रहिए। प्रदेश में 3 फल जिनमें आम, अमरूद और आंवला, इसके विकास हेतु फल पट्टी का विकास किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो पात्रता है, जो राशन मिलता है आपको, उसमें 5 किलोग्राम ये जो है सामान्य रूप से, और अंत्योदय को जो है प्रति परिवार के हिसाब से 35 किलो अनाज देने का जो है प्रावधान किया गया है, जो कि मिल भी रहा है। आगे देखिए खरीफ विपणन हेतु 2022-23 की बात की जाए तो धान का जो कॉमन समर्थन मूल्य है, एमएसपी है, वो 2040 रुपया प्रति कुंटल है, और धान जो ग्रेड ए के हैं 2060 रुपया प्रति कुंटल इनका क्या है? एमएसपी है। और देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, यूपी प्रथम राज्य है जिसके द्वारा स्वयं प्रभा चैनल हो चाहे दूरदर्शन हो, इसके माध्यम से लोगों को
या कह सकते हैं बच्चों को जो शिक्षा लेते हैं ऑनलाइन उन्हें दिया जा रहा है। तो यूपी ऐसा पहला राज्य है जहां पे ऑनलाइन माध्यम से प्रभा चैनल और दूरदर्शन मिलकर के जो है क्या कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। प्रदेश में 3 देखिए नए विश्वविद्यालय बने हैं, नए हैं। एक राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय है अलीगढ़ में, मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर में है, महाराज सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़ में है। देखिए राइटिंग थोड़ी सी जल्दबाजी में लिखी गई है, इसलिए उसको अन्यथा में न लें। हाँ, यह है कि सुनते रहें और चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं जो चीजें आपको ना आए। एक देखिए है श्वास कार्यक्रम। श्वास कार्यक्रम का संबंध आपसे पूछे तो यह न्यूमोनिया, जो बच्चों में न्यूमोनिया हो जाता है ना, सर्दी जुकाम वाली बीमारी, फेफड़े में जकड़न, इससे होने वाली मृत्यु में कमी लाने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया है, जो कि आयुष्मान भारत योजना के दायरे में नहीं आते जो भी लोग, उनके लिए गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन करते हैं उनके लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान की शुरुआत उनके लिए है जो कि आयुष्मान भारत सरकार, जो केंद्र सरकार की योजना है, उसके अंतर्गत नहीं आते, अर्थात गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करते हैं। आगे क्या है, जो कन्या सुमंगला योजना है, इसमें क्या होता है, बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा में वृद्धि हेतु ये क्या की गई है, कन्या सुमंगलम योजना शुरू की गई है। अब देखिए कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनको यहां पे नोट किया गया है और कुछ चीजें आपको बता भी दिया गया है, ठीक है। अब देखिए है क्या उसमें, पहली चीज कि उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो राज्यसभा की 31 सीटें हैं और लोकसभा की 80। यूपी में कुल 10 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को उसका गठन होता है और इसका विभाजन 9 नवंबर 2000 को हो जाता है, 9 नवंबर 2000 को। इसमें होता क्या है कि 13 जिलों को काट करके जो है उत्तराखंड एक नया राज्य बना दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है, ठीक। और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है देखिए, 1947 से प्रथम राजकीय भाषा के रूप में देवनागरी लिपि में हिंदी को जो है माना गया है और 1989 से द्वितीय भाषा के रूप में उर्दू को। विधान परिषद की बात की जाती है 1937 से है। द्विसदनात्मक व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, 100 सीटें हैं। और विधानसभा की बात की जाए तो इसमें 404 सीटें हैं, जिसमें 403+1 है एंग्लो इंडियन वाला। द्विसदनात्मक विधानमंडल है, आपको पता ही है। मंडल मैंने आपको बता दिया 18 है। पशु है देखिए बारहसिंहा। पक्षी की बात की जाए सारस या क्रौंच। वृक्ष अशोक है। पुष्प पलाश या टेंसू जिसको कहते हैं। खेल अगर पूछे उत्तर प्रदेश का तो हॉकी बताइएगा। चिन्ह की बात की जाए तो जो राजकीय चिन्ह है वह एक सर्किल में, एक वृत्त में 2 मछली है और एक तीर धनुष है, जिसे 1938 से क्या किया गया है, स्वीकृत किया गया है। आई होप आप ये चीज जान गए होंगे। 4 पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले जिला मैंने आपको बता ही दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। सर्वाधिक अगर विधानसभा सीट की बात की जाए तो ये प्रयागराज है, 12 सीटें। और सबसे कम पूछे तो श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट 2-2 सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, मैंने बताया। पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण, जिसे हम भिन्न में 1/3 कहते हैं। उच्च न्यायालय की बात की जाए तो प्रयागराज में है। इसका एक खंडपीठ जो है लखनऊ में है। ये प्रयागराज वाला जो है वो स्थापना इसकी 17 मार्च 1866 को होती है। अब देखिए बात यहां पर यह कि पहले अगर सीएम की बात की जाए स्वतंत्र भारत के तो युवा पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। और फर्स्ट भारतीय अगर महिला अगर आपसे सीएम पूछे तो सुचिता कृपलानी। 2 महिला जो है मुख्यमंत्री बनी है उत्तर प्रदेश में, सुचिता कृपलानी, मायावती 4 बार बन चुकी हैं, ये भी याद रखिएगा। ऐसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री भी बने हैं तो वो हैं चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करते चलिए। शेयर करने के लिए मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि शेयर करने पे आपके दिमाग में यही आएगा कि ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन बढ़ता है चीजों को जानने से। हाँ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट लेडीज गवर्नर की बात की जाए तो वह सरोजिनी नायडू, ठीक है। अब देखिए ये भारत और उत्तर प्रदेश दोनों में है, पहली महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू। आगे देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। पहले अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें इलाहाबाद हाईकोर्ट के तो वो थे न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन, 1866 से 1871 तक। और पहले विधानसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन है। ग्राम पंचायत की बात करें तो आप जानते हैं कि वोट देने की उम्र तो 18 साल होती है, लेकिन ग्राम प्रधान वगैरह या ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष मिनिमम आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। अब देखिए अगर यूपी अगर स्थानीय स्वशासन की बात की जाए तो इसमें कानून में जो संशोधन अधिनियम 1994 आया था उसके तहत जो है संपूर्ण नगरीय क्षेत्र को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, ठीक है। देखिए वर्तमान में इसमें तो 4 है, लेकिन 3 मुख्य रूप से बांटा गया था। कौन कौन सा? एक तो नगर निगम, दूसरा नगर पालिका परिषद, तीसरा था नगर पंचायत। नगर निगम में नगर का प्रमुख मेयर होता है, मेयर के साथ साथ एक उप मेयर होगा और 3 सभासद होते हैं, ये जान जाइए। नगर पालिका परिषद की बात करें तो एक अध्यक्ष होता है जो कि प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है, ठीक है, और उसके साथ एक उपाध्यक्ष होगा और 3 प्रकार के सदस्य होंगे। नगर पंचायत की बात की जाए तो एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। बात यहां पे ये ध्यान रखनी है कि जो मेयर का चुनाव होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है, प्रत्यक्ष होता है।
अब इसमें होता क्या है कि पद ग्रहण से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। किसके खिलाफ? मेयर के खिलाफ। और अगर 2 साल के बाद ला भी दिए और वो अविश्वास प्रस्ताव अगर खारिज हो गया तो आप दोबारा 2 साल तक उसके जो है खिलाफ नहीं ला सकते हैं। ये देखिए फैक्ट वाली चीजें हैं कुछ। अब देखिए सभासद भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो निर्वाचित होते हैं, एक मनोनीत होते हैं और पदेन होते हैं। जो निर्वाचित होते हैं वो प्रत्येक वार्ड से एक होते हैं। 21 वर्ष जो है इनकी उम्र सूची में नाम होना चाहिए, सूची में इनका नाम होना चाहिए और 21 वर्ष इनकी उम्र सीमा होनी चाहिए। अब देखिए और चीजें क्या है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है लखीमपुर खीरी है, 7680 वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम पूछे तो हापुड़ बताएंगे। हापुड़ के बाद फिर उससे ज्यादा गाजियाबाद है, फिर भदोही है, फिर शामली है, फिर गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, ये चीज हो गया। वही एरिया में बड़े में देखेंगे लखीमपुर खीरी है, फिर उसके बाद सोनभद्र है, फिर हरदोई है, सीतापुर है, फिर प्रयागराज है। ये आप जानते रहिए। पॉपुलेशन की बात किया, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है भारत में, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर आंध्र प्रदेश है। ये भी आप फैक्ट जानते रहिए। देखिए कंपटीशन के दौर में ये रेस है, इसमें एक एक नंबर की लड़ाई है। पढ़ने का तरीका मैं बता दिया हूं, 1-2 बार आप वीडियो को देखिए। जो फैक्ट आपको नया लगे उसको नोट डाउन करिए या फिर 1-2 बार आप देख सकते हैं। हाँ, अगर आपका तैयार है, आपको लग रहा है कि इसमें से कोई काम का नहीं है, तो अपना समय की बचत करिए, आप जाके और चीजों पे उस पर जो है फोकस करिए। देखिए जनगणना 2011 की बात आई तो मैंने इसमें बहुत चीजें बता भी दिया है आपको कि ये भारत का लगभग 16.5% जो है यूपी में निवास करता है। और चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद अगर हम देखा जाए तो यूपी का 5वां नंबर है। मतलब ये देश सोचिए कि देश की स्थिति के आधार पर देखा जाए तो भारत का जो है यूपी का क्या है, 5वां नंबर है जनसंख्या की दृष्टि से। और बाकी चीजें इसमें बताई दिया था, जनघनत्व वगैरह, लिंगानुपात मैंने बताई दिया था, औसत साक्षरता बताई दिया था। औसत साक्षरता में यूपी का 29वां स्थान है। अब देखिए जनसंख्या घनत्व की बात की जाए, अगर जनसंख्या की बात की जाए तो प्रयागराज सबसे ज्यादा, जनसंख्या सबसे कम महोबाकी। जन घनत्व की बात की जाए तो घनत्व के मामले में देखिए गाजियाबाद सबसे अधिक है, फिर ललितपुर सबसे कम है। देखिए नीचे में उसका लिख भी दिया हूं नंबर। साक्षरता सबसे अधिक गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम श्रावस्ती। लिंगानुपात सबसे ज्यादा जौनपुर का है और फिर सबसे कम जो है गौतम बुद्ध नगर का है। अगर शिशु लिंगानुपात पूछे तो उसमें सबसे नंबर 1 पे जो है सबसे अधिक बलरामपुर का है और सबसे कम बागपत का है। प्रजनन दर की बात की जाए जनगणना के हिसाब से 2.35% थी और दिव्यांग की बात की जाए तो 15.5% पूरे यूपी की जनसंख्या के हैं। अल्पसंख्यकों की संख्या की बात की जाए 20.3% है। मुस्लिमों की जो आबादी है वह कुल 18.5 है, जिसमें सिख जो है 0.4% है, ईसाई 0.1% है, जैन 0.1% है, बौद्ध 0.2% है, हिंदू लगभग 81% या कह सकते हैं 80.6% के करीब है। सर्वाधिक लिंगानुपात जिले की बात की जाए तो जौनपुर है 1024 के साथ नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आजमगढ़ है 1019, देवरिया 1017 के साथ तीसरे स्थान पे है, प्रतापगढ़ 998 के साथ चौथे स्थान पे है और सुल्तानपुर जो है 983 के साथ जो है आपका 5वें स्थान पे है। सबसे अधिक अगर एससी की बात की जाए तो यूपी में है 16.6% इंडिया का। और जनसंख्या की बात की जाए तो सबसे अधिक अगर अल्पसंख्यकों में बात की जाए तो अल्पसंख्यक में सबसे अधिक मुसलमान है, फिर सिख हैं, फिर ईसाई हैं, फिर जैन है, फिर बौद्ध है। ठीक है, और मैक्सिमम यूपी में बात की जाए तो मुस्लिमों की संख्या है। आगे देखिए क्या फैक्ट है। आपसे क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था जिला और उनके मुख्यालय को लेकर के। तो देखिए जिला और उनके मुख्यालय की बात की जाए, अमेठी जिला का मुख्यालय गौरीगंज, संत कबीर नगर का खलीलाबाद है, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है, कौशाम्बी का मंझनपुर है, भदोही का ज्ञानपुर है, संभल का पवांसा है, अंबेडकर नगर का अकबरपुर है, अंबेडकर नगर का क्या है, अकबरपुर है, कुशीनगर का पडरौना है, कानपुर देहात का अकबरपुर माती है, सिद्धार्थनगर का नौगढ़ है, सोनभद्र का राफड़सगंज है, जालौन का उरई है, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है। आगे देखिए, अब मैंने ये चीज आपको बताया लोकेशन के हिसाब से कि कौन पूरब में है, कौन पश्चिम में है, कौन उत्तर है, कौन दक्षिण है, ये सब आप जान ही गए। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कुल 9 राज्यों से जो है टच करती है, जिसमें 8 आपके राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटरी है। 8 राज्यों में हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। और इसमें जाके देखेंगे दिल्ली जो एक यूटी है, इससे सटे 2 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, एक तो गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है। अब देखिए हरियाणा और यूपी को यमुना नदी की सीमा अलग करती है, ये भी जान जाइए। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ यूपी का जो जिला है वो ललितपुर है, 3 तरफ से उत्तर प्रदेश से घिरा है। छत्तीसगढ़ और झारखंड से जो है केवल सोनभद्र सटा है। ठीक है, और कहते हैं कि सोनभद्र जो है 4 राज्यों से ये अपना सीमा साझा करता है, एक तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार से। देखिए सारा फैक्चुअल डाटा है। अगर हम बात करें कुछ पॉइंट की, तो अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में सबसे वेटलैंड या नम भूमि जो कहते हैं वो कौन से जिले में है, तो सोनभद्र में सबसे नम। और सबसे कम नमी वाला तो बागपत और हाथरस है। उत्तर प्रदेश में जो है 10 वेटलैंड है, आपको पता है रामसर साइट सबसे ज्यादा, तो आपके लगभग 14 जो है आपके तमिलनाडु में है, उसके बाद यह जो है आपका टोटल भारत में 75 है, जिसमें 10 के साथ दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है।
यूपी में बंगाल की खाड़ी के मानसून को जो है पूर्वा नाम दिया जाता है, ठीक है। मैक्सिमम वर्षा अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में तो गोरखपुर में होती है लगभग 184.7 सेंटीमीटर। मिनिमम वर्षा मथुरा में होती है 54.4 सेंटीमीटर। आपको ये वीडियो जब एक दो बार देख लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अंदर से कुछ ऐसा महसूस होगा कि हाँ, हम कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में चीजें जानते हैं, और एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेगा तो मेरा छूटेगा नहीं। इसके बाद मैं 2 वीडियो और दूंगा जिसमें आपका जो है भारत और भारत से अलग, मतलब दुनिया का, मतलब इंटरनेशनल और नेशनल, उसमें जो है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उसको हम शामिल करेंगे। मैं चाहता तो बुक से ही पढ़ा देता पीडीएफ बना के, लेकिन इसमें जो चीजें काम की हैं बस मैं उसी को लिया हूं। प्रदेश में अगर पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जाने पर वर्षा की मात्रा क्या होती है बताइए? तो कम होती है, ये जानते रहिए। पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो घटेगा और उत्तर से दक्षिण जाएंगे तो घटेगा। जलवायु अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश का तो उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी है, अर्थात इसको कह सकते हैं कि समशीतोष्ण जो है उष्ण कटिबंधीय है, या फिर उपोष्ण मानसूनी भी कह सकते हैं। आगे देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर हम कृषि, मिट्टी और पशुपालन के क्षेत्र में अगर क्वेश्चन की चर्चा करें तो ऑप्शन में क्वेश्चन आपसे क्या बन सकता है? अब पानी पी लें, 1 सेकंड रुकिएगा। देखिए यहां पे है कि कृषि जलवायु क्षेत्र अगर आपसे उत्तर प्रदेश में पूछे तो 9 बताइएगा। क्या बताएंगे? 9। सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली अगर आपसे फसल पूछे तो गेहूं है वो। अफीम की खेती कहां पे होती है उत्तर प्रदेश में? ज्यादातर तो बाराबंकी और गाजीपुर में, और गाजीपुर में देखेंगे तो एकमात्र अफीम फैक्ट्री भी राज्य का लगा है यहाँ पे, ठीक है। मूंगफली सबसे ज्यादा रुहेलखंड क्षेत्र में। सर्वाधिक और महत्वपूर्ण नकदी फसल आपसे पूछे तो गन्ना है। दशहरी आम का विशेष अगर क्षेत्र पूछा जाए, मलिहाबाद जिसको हम कहते हैं नस्ल जो है वो है लखनऊ में, और जबकि लंगड़ा आम का वाराणसी है, इतना याद रखिएगा। आम का जो निर्यातक जोन है वो लखनऊ और सहारनपुर है, ठीक है। सर्वाधिक आंवला उत्पादन आपसे पूछे तो प्रतापगढ़ बताइएगा। अमरूद में अगर आपसे पूछे तो प्रयागराज और कौशाम्बी मिला के बताएंगे। लीची अगर आपसे पूछे तो सहारनपुर है, शामली है, मुजफ्फरनगर है। आलू निर्यातक जो जोन है वो आगरा है, और ये ताज टैग के साथ जो है बाहर एक्सपोर्ट होता है। टैग अगर आपसे पूछे तो ताज बताइएगा। यूपी के सर्वाधिक कोल्ड स्टोरेज जो है अगर आपसे पूछे तो ये आगरा में ही है, ठीक है। और यूपी में सर्वाधिक कोल्ड स्टोरेज है जो है ये तो आपको पता ही है। सब्जी निर्यातक अगर जोन की बात की जाए तो वाराणसी बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज, 2 फैक्ट और मैंने लिखा है कि सर्वाधिक संतरा अगर आपसे पूछे तो सहारनपुर। देखिए पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। 65% जनसंख्या जो है भारत की कृषि पर निर्भर है, जिसमें जो है भूमि जो है 68.7% भाग पे क्या होता है? आपका उत्पादन होता है, ठीक, धान का। आगे देखिए फेमस है, देखिए यहाँ पे लिखा है पान के उत्पादन में फेमस कौन सा है? तो महोबा है। महोबा जो है पान के उत्पादन के लिए क्या है? फेमस है। तो याद रखिएगा कृषि पर जो है 65% जनसंख्या क्या है यहाँ की निर्भर है, और भाग अगर पूछे तो 68.7। आगे देखिए क्या है इसमें और इंपॉर्टेंट, अभी 2-3 पेज हैं और, ठीक है। राज्य में अगर जैविक खेती हेतु अगर मॉडल की बात की जाए तो इसमें जो है हमीरपुर को चुना गया था जैविक के रूप में। प्रदेश में अगर मृदा की बात की जाए, मिट्टी की बात की जाए, तो एक चीज तो पहले आप ये नोट कर लीजिए कि इसमें सीमांत किसान की बात आती है। सीमांत किसान वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, ठीक है। अब देखिए अगर मृदा की बात की जाए तो भावर, इसमें कई क्षेत्र हैं, जैसे भावर और तराई का क्षेत्र है, मध्य के मैदान क्षेत्र की मृदा है, पठारी क्षेत्र की है। अब मध्य के मैदानी भाग में देखेंगे तो इसमें खादर है, आपकी मिट्टी पाई जाती है, बांगर है, लवड़ी और छारी है, मरुस्थलीय मृदा है, भूड़ मृदा है, और इसमें काली मृदा या रेंगुर मृदा भी है। ये पठारी क्षेत्र की जो मृदा है इसमें लाल मिट्टी पाई जाती है, खास करके दक्षिण प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली वाले एरिया में पाया जाता है। अगर नींबू का विशेष क्षेत्र पूछे आपसे उत्पादन के लिए पूरे प्रदेश में तो बुंदेलखंड क्षेत्र बताइएगा। और क्या चीजें देखिए आपको याद है जो मैंने पहले बताया था कि राज्य में अगर उत्पादित जो आलू होते हैं, जो आलू उत्पादित किए जाते हैं, वो दूसरे प्रदेशों में ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। याद रखिएगा 1970-71 में जो ऑपरेशन फ्लड आया था दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, उसके तहत 1973 में राज्य के 3 जिले जिसमें बाराबंकी है, मेरठ है और बलिया, इसमें ऑपरेशन फ्लड जो है पहले स्टेज में चलाया गया था। नंद बाबा पुरस्कार योजना, ये देखिए देसी नस्ल की गायों में दूध उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना, ये जो है इसको प्रोत्साहन देने के लिए नंद बाबा पुरस्कार योजना शुरू की गई है। अब देखिए नदी, झील, सिंचाई है तो इस नदी के लिए तो हालांकि अलग से हम चैप्टर जो इसमें कवर करेंगे, लेकिन जानते रहिए कि यूपी की प्रमुख नदियों की अगर हम चर्चा करेंगे तो उसमें गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा। सरकारी तौर पर देखा जाए तो प्रदेश को 8 जो है नदी बेसिन के रूप में बांटा गया है, जिसमें गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा तो है ही, इसके साथ ही गंडक, राप्ती, सोन, इनका भी बेसिन शामिल किया गया है। सबसे अगर हम लंबी नदी की बात करें उत्तर प्रदेश में तो ये हालांकि भारत की भी सबसे लंबी नदी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुल जो है 1450 किलोमीटर इनका है, भारत में तो 2525 है। और यूपी के 27 जिलों से होकर गंगा नदी बहती है। सर्वाधिक अगर लेंथ पूछे तो बदायूं है डिस्ट्रिक्ट में 133 किलोमीटर, और राष्ट्रीय नदी का दर्जा इनको 4 नवंबर 2008 को दिया गया। किसको? गंगा नदी को। गंगा नदी से जुड़ी अगर चीजों की बात की जाए तो इसमें और एक चीज देख लीजिए, यमुना नदी पूछे तो 20 जिलों में होकर बहती है, और गंगा नदी का देखिए प्रवेश और निकास अगर आपसे पूछे तो बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकल जाती है। 27 जिलों से होकर गंगा नदी गुजरती है, ठीक है, आप जानते रहिए।
यमुना नदी का अगर प्रवेश द्वार आपसे पूछे, जैसे उसका आपका बिजनौर और बलिया था, तो उसी प्रकार से यमुना का पूछे तो सहारनपुर से प्रवेश करती हैं और प्रयागराज में जो है विलुप्त हो जाती हैं इसमें आपके गंगा नदी में आकर के। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात की जाए तो यमुना है भारत में, ठीक है। अब देखिए अगर हम कुछ बांध की बात करें, डैम की, तो आप याद रखिएगा ये रिहंद बांध जो है, पहली बात कि ये सोनभद्र में है, ठीक है। किस नदी पे है? रिहंद नदी पर है। इसे हम गोविंद बल्लभ पंत भी कहते हैं, सबसे बड़ी कृत्रिम जो है ये भी है इसको कहते हैं, और ये पिपरी स्थान पे बना है। दूसरा है आपका संयुक्त राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना, ये ललितपुर में है, बेतवा नदी पर है। यूपी और एमपी मिल करके जो इसको बनाए हैं, इस परियोजना है 1975 में बना है। संयुक्त रूप से माता टीला परियोजना की बात की जाए बहुउद्देशीय, तो ये बेतवा नदी पर है, ठीक है, 1958 में निर्मित है। बस आपको नदी ये डैम याद करना है कहाँ पे है। संयुक्त रूप से जो है अगर देखा जाए तो कन्हार बांध, ये कन्हार नदी पर सोनभद्र में है। मिर्जापुर जिलों में जिरगो नदी पर, ठीक है, एक जलाशय या बांध बनाया गया है। आगे है बहराइच में सरयू बांध बना है सरयू नदी पर, इतना आप जान गए होंगे। आगे देखिए क्या है, सिंचाई और पेयजल की बात की जाए अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन आपसे पूछे एग्जाम में तो नलकूप बताइएगा। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर अगर आपसे पूछे तो पूर्वी यमुना नहर है, 1631 में से शाहजहां ने के द्वारा बनवाया गया था। प्रदेश की सबसे बड़ी अगर हम नहर प्रणाली की बात करें तो शारदा नहर है। देखिए एग्जाम में पिछली बार पूछा भी था, शारदा नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो है नहर प्रणाली है, लगभग 12,368 जो है किलोमीटर का ये दूरी जो है कवर करती है। हाइड्रोग्राफ स्टेशन ये क्या है? तो ये जो है राज्य में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में भूगर्भ जो जलस्तर होता है पानी का उसे मापने के लिए, तो जलस्तर को मापने के लिए क्या है, कौन सा है स्टेशन? हाइड्रोग्राफ। हाइड्रो का जहां भी शब्द है पानी याद रखिएगा। राज्य में भूजल दिवस जो है 10 जून को मनाया जाता है। घटते क्रम में बात की जाए अगर हम सिंचाई की बात करें तो सबसे ज्यादा नलकूप, फिर नहरें, फिर तालाब, कुएं, फिर अन्य साधन आते हैं ये सिंचाई में। ये मिलान करने के लिए आता है अवरोही घटते क्रम में, आरोही अवरोही क्रम में। खनिज वन संपदा की बात करें मोटी मोटा तो देखेंगे खनिज की दृष्टि से यूपी जो है बहुत ज्यादा फेमस तो है नहीं, बहुत चीजें इसमें उत्पादित होती है, तो निम्न मध्यम श्रेणी में आता है। राज्य में कुल खनिज उत्पादन मूल्य का देखा जाए तो लगभग आधा हिस्सा जो है ये कोयले का है और ये भी सिंगरौली से आता है। बाक्साइट की बात की जाए तो बाक्साइट वाला क्षेत्र राजगंवा बांदा का है और चंदौली है। पाइराइट की बात की जाए तो मिर्जापुर और सोनभद्र जो है क्षेत्र में है। हीरा की बात की जाए तो बांदा और मिर्जापुर में है। प्लेटिनम की बात की जाए तो ललितपुर में है और यूरेनियम भी ललितपुर में है। संगमरमर की बात की जाए तो मिर्जापुर और सोनभद्र वाला क्षेत्र फेमस है। अब देखिए वन रिपोर्ट जो 17वीं आई है 13 जनवरी 2022 को, इसमें वनाच्छादन आपसे पूछे उत्तर प्रदेश का 6.15%, वृक्षादन की बात की जाए 3.08, दोनों मिला के 9.28, झाड़ियां कितनी है 0.23% और वृद्धि कितनी हुई है वनावरण में तो 12.24% की। सारा देखिए फैक्ट है, तो इसी चीज को आप नकार नहीं सकते हैं। सर्वाधिक अति जो है सघन वन क्षेत्र वाला जिला अगर आपसे पूछे तो लखीमपुर खीरी है और सर्वाधिक खुले वन क्षेत्र वाला जिला पूछे तो सोनभद्र है और सबसे कम जो है वन क्षेत्र वाला जिला तो भदोही में सबसे कम है और प्रतिशत में जो है सोनभद्र, ठीक है। राज्य का पहला वन ग्राम ये वेलहल्थी ग्राम है सोनभद्र में, ये वन ग्राम घोषित किया गया था। कौन कौन से वनों से क्या क्या चीजें बनती हैं ये जान जाइए। कत्था जैसे ये खैर वृक्ष से बनता है। अगर बीड़ी की बात की जाए तेंदुआ पत्ता से। माचिस की तीली और डिबिया जो बनती है वो सेमल और अर्जुन व गुलेर की वृक्ष से बनता है। कुर्सी मेज और छड़ी की बात की जाए तो ये बेंत से बनता है। चूड़ियां और खिलौने की बात की जाए तो लाख से बनता है। तारपीन तेल और विरोजा की बात की जाए तो ये चीड़ वृक्ष से बनता है, ठीक है। और हरड़ और बहेड़ा औषधि जो है ये इन्हीं वृक्षों से बनता है। राज्य पक्षी सारस इस समय संकटग्रस्त श्रेणी में है, जानते रहे, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। संपूर्ण विश्व में कुल 8,000 में से 40% जो है यूपी में ही क्या होते हैं ये मिलते हैं। गिद्ध जो है, गिद्ध को भी देखा जाए तो प्रदेश में संकट श्रेणी में जो है ग्रस्त श्रेणी में डाला गया है। वन्य जीव की चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। अगर वन्य जीव की चर्चा करें तो देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परीक्षण संस्थान जो है 1956 में स्थापित होता है और भारत का पहला नाइट सफारी पार्क रात्रि वन्य जीव पार्क जो है ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जा रहा है या बनाया जा रहा है। हाथियों की बात की जाए तो हाथियों के पुनर्वास हेतु जो है रेस्क्यू सेंटर जो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र में बनाया गया है। यूपी का पहला हाथी रिजर्व पूछे 2009 में सहारनपुर और बिजनौर क्षेत्र में आता है। यूपी का सेकेंड जो है रिजर्व पूछे आपसे तो दिसंबर 22 में दुधवा और पीलीभीत को मिला करके है, ये टाइगर रिजर्व में के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। टाइगर की बात करें अगर हम बाघ अभ्यारण्य की तो पहला आपका है दुधवा जो है नेशनल पार्क है 1987 लखीमपुर खीरी में। अमनगढ़ बिजनौर में पड़ता है, ये है दूसरा वाला। थर्ड बाघ अभ्यारण्य की बात की जाए तो ये जून 2014 में बना था पीलीभीत में। चौथा चित्रकूट में है रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। और 53वां जो है यही है आपका, ये 53वां देश का जो है यही रानीपुर टाइगर रिजर्व है। प्रदेश का तो चौथा है लेकिन देश का 53वां। आगे देखिए क्या है, राज्य का प्रथम वन्य जीव विहार आपसे पूछे जो सबसे पुराना है चंद्रप्रभा है, ठीक है, जीव अभ्यारण्य। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार आपसे पूछे तो हस्तिनापुर बताइएगा वन्य जीव अभ्यारण्य और सबसे छोटा पूछे तो महाराज स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। आगे क्या देखिए पक्षियों संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। यूपी का प्रथम पक्षी विहार आपसे पूछे तो चंद्रशेखर आजाद, ये नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है।
सबसे बड़ा पक्षी विहार पूछे तो लाख बहोसा जो है पक्षी विहार कन्नौज वाला है। सबसे छोटा पूछे तो शेखा झील है पक्षी विहार, ये अलीगढ़ में पड़ता है। और राज्य का पहला जटायु गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जो है भारी वैसी जो महाराजगंज में है, ये आप यहाँ पे स्थापित किया गया है। सारा कुछ देखिए फैक्ट है आपको। कैमूर वन्यजीव विहार ये मिर्जापुर में पड़ता है। चीता, तेंदुआ, चिंकारा, काला हिरन और ये सब इसमें मिलते हैं। और देखिए पॉइंट ये आपको नोट करना है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वाराणसी में 7 किलोमीटर जो गंगा प्रवाह क्षेत्र है उसमें 1989 में स्थापित देश के एकमात्र कछुआ वन्यजीव विहार को अब जो है मार्च 20 में प्रयाग, भदोही और मिर्जापुर माने प्रयागराज, भदोही और मिर्जापुर के मिलने वाले 30 किलोमीटर गंगा प्रवाह क्षेत्र में क्या किया जा रहा है, प्रतिस्थापित किया जा रहा है। और आपसे पूछा जाए कछुआ प्रजनन केंद्र जो है तो कुकरैल लखनऊ में है और सारनाथ वाराणसी में, यहाँ पे कछुआ प्रजनन केंद्र है। आगे देखिए परिवहन की बात की जाए तो इसमें पहले नंबर पे तो सड़कों के मामले में जो है महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है। यमुना एक्सप्रेस वे जो है बात की जाए तो यह 4 जिलों को जोड़ता है, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा। ठीक है, ये नोएडा से शुरू होता है, आगरा खत्म हो जाता है। 6 लेन की सड़क है, 165 किलोमीटर लंबी है। 2012 में इसका इनॉग्रेशन होता है। झांसी जो है, चारों जो आते हैं आपके जो है ये सड़क होता है उसका चतुर्भुज जो आपके है उसका एक मिलन पॉइंट जो है झांसी है। पूर्वांचल अगर हम एक्सप्रेस वे की बात करें तो इसमें 9 जिलों को जोड़ता है, लखीमपुर, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। राज्य का पहला एक्सप्रेस वे अगर आपसे पूछे तो ग्रेटर नोएडा बताइएगा। ठीक है, ये ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बीच में है। रेल प्लस मेट्रो की बात की जाए तो फर्स्ट रेल यूपी में बात की जाए तो 1859 में चलती है प्रयागराज से कानपुर। 1853 में देश में चलता है मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो 1859 में प्रयागराज से कानपुर। आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो प्रदेश के जो पारस्परिक उद्योग धंधों की बात की जाए तो चीनी में आता है, सूती कपड़ा है, सीमेंट और वनस्पति तेल है। और कृषि के बाद अगर सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई क्षेत्र देता है तो हथकरघा कुटीर उद्योग है। ठीक है, भारत और यूपी की पहली चीनी मिल अगर आपसे पूछे तो यह प्रतापपुर देवरिया में है, 1903 में बना। और गन्ना राज्य का महत्वपूर्ण क्या है, नगदी फसल है, ये आप जानते रहिए। जनजातियों की बात की जाए तो यूपी में मुख्य रूप से 5 जनजातियां पाई जाती हैं। थारू है, बुक्सा है, जौनसारी है, भोटिया है, राजी है। इसमें देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है थारू है। ये जो है एक तरह से जो है कृषि प्रधान जनजाति है। ठीक है, हिंदू इसको जो है कहा जाता है, हिंदू क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। चावल इनका मुख्य रूप से खान पान है। और इनका त्योहार जो है बजहर, ये सब जो है इनका क्या है, त्योहार है। मातृसत्तात्मक इनका जो है परिवार होता था। बुक्सा बिजनौर क्षेत्र में लगभग पाया जाता है। ये मछली और चावल खाते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि 23 मार्च 2023 को एक सूचना के द्वारा जो है बीसीसीआई जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है वो बनारस में, वाराणसी में राजा तालाब के पास जो है 300 करोड़ रुपए से एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने का जो है प्रस्ताव रखा गया है, जिसे 2024 तक क्या किया जाएगा, पूरा कर दिया जाएगा। यूपी का अगर पहला फाइलेरिया सेंटर पूछे तो वाराणसी बताइएगा, दूसरा लखनऊ में है। पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क की बात की जाए तो ये लखनऊ और हरदोई में है। आगे है रिवार्ड, ये जो है लगातार सीएम पद पर, ये तो मैंने पहले बताया कि योगी जो है अब सबसे नंबर 1 पे हो गए हैं। ज्यादा समय तक एक ही समय में जो है एक साथ जो है कार्यकाल लगातार इनका रहा है। डॉक्टर संपूर्णानंद 2nd नंबर पे आ गए हैं। यूपी के वित्त मंत्री की बात की जाए सुरेश कुमार खन्ना है। 22 फरवरी 2023 को अब तक का सबसे बड़ा और योगी सरकार का 7वां बजट ये पेश करते हैं। आगे तो मैं बता ही दिया हूं इसमें। आगे देखिए क्या है, ये तो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन हो ही गया था। तो ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट जो है इसमें क्वेश्चन थे जिसको हमने कवर किया था। आई होप आपको चीजें पसंद आई होंगी। अगर आपको लगे कि हाँ वाकई में ये वीडियो कारगर है, आपके काम का है, अच्छी चीजें हैं इसमें, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब अगर वीडियो को नहीं किए हैं तो लाइक को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये लगभग समझ लिए यूपी का भी ये आपका द एंड है। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन वीडियो और बनेगा करंट पे, क्योंकि देखिए जीके हो गया, करंट हो गया, ये अथाह है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए मैं बार बार कहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग का प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन पेपर जो है, ये कमेंट में भी आ रहा था कि सर जो है नंबर टेक्स्ट बुक पे दे रहा हूं, टेस्ट कम आ रहा है। तो उसका कारण यही कि आप पहली बात तो 2-2 दिन पे टेस्ट दीजिए, फुल मॉक टेस्ट 2-2 दिन पे दीजिए। डेली आप कम से कम 100 क्वेश्चन जीके का लगाए, इस पे रीजनिंग का लगाइए। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं इसमें। चलिए अब बातें आगे होती रहेंगी नए नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।